डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 750 ईस्वी से लेकर और 1200 ईस्वी तक के जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में राजनीतिक वंशों का अलग अलग समय पर शासन रहा, उसका भाग एक मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को जो इसके लेक्चर के अंदर जितनी भी पाठ्य सामग्री दिखाता हूँ वो सारी मेरी इस किताब से ली हुई है। ये 9th एडिशन है जो अप्रैल 2022 में मैंने बाज़ार में उपलब्ध कराया था और इसमें 3300 क्वेश्चंस हैं जो प्रमुख वनडे एग्ज़ाम्स 2022 तक हुए हैं, उनके अंदर आए हुए प्रश्नों को मैंने विषयवार शामिल किया हुआ है। तो यानी कि इसी किताब में आपको सारा मैटर भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी मिलेगा। दो किताब को आप मान लीजिए एक ही किताब में उपलब्ध होगी और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध होगा और इसमें एनसीईआरटी आधारित होने के कारण ये आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। तो आज शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है 750 ईस्वी से लेकर और 1200 ईस्वी तक। पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको बता दूं। भारतीय इतिहास में 750 से लेकर और 1200 ईस्वी तक के समय काल को आरंभिक मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ये वो समय था जब संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसकी वजह से कुछ इतिहासकारों ने इसे अंधेरे के युग का उपनाम भी दिया है। हालांकि इस राजनीतिक छिन्न भिन्न भारत में भी कला और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों का भारत केंद्र रहा। खास तौर से हम देखें मंदिर स्थापत्य कला, तो इस क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो हमें इस काल के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि यह अंधेरे का युग था, वरन यह हम देखें कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में यह हमारे यहाँ एक समृद्धि का दौर कहा जाता है। पिछली जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने हर्षवर्धन तक कराया आपको। तो हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 650 ईस्वी में ख़त्म हुआ और उसके बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। हालांकि उससे पहले एक शासक का नाम आता है जो कन्नौज का अंतिम प्रमुख शासक कहा जाता है, वह उसका नाम है यशोवर्मन। इसके बारे में भी करेंगे। और हर्षवर्धन के समय से ही पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया था, जिसका अर्थ यह था कि कन्नौज पर अधिकार का अर्थ था संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन या अधिकार करना। इसीलिए कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष की शुरुआत हुई। उससे पहले ये देख लीजिए, यहाँ मैंने एक राजा का नाम लिखा है जिसका नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन एक शक्तिशाली सम्राट था। हालांकि जब मैं आपको कश्मीर का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें ललितादित्य मुक्तिपीड का नाम आएगा, जो एक महान शासक था और उसने यशोवर्मन को भी पराजित किया था। अब इसके संदर्भ में जो एग्जाम में क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन है। इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम है वाकपति और उसने एक पुस्तक लिखी है गौड़वाहो। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें हमारे इसके लिए और राजनीतिक रूप से कोई उपलब्धियां इसके संदर्भ में हमें दिखाई नहीं देती। अब जैसे मैंने आपको कहा, फिर ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, फिर मैं आपको एक मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है त्रिपक्षीय संघर्ष। अब कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन वंशों के मध्य ये संघर्ष छिड़ गया और इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर बंगाल का पाल वंश और मालवा के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने अपने अधिकार को लेकर संघर्ष आपस में शुरू कर दिया। और यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ या हम जो पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे किस संदर्भ के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। ये जो समय काल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें एक तो हम पढ़ेंगे 750 से लेकर 1000 तक। तो ये संदर्भ रहेगा हमारा 750 से लेकर 1000 तक का जो समय है ईस्वी का, इसे पढ़ेंगे। ये समय वो था जिस समय पर उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार
और ये तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था उत्तर भारत में, और बंगाल के अंदर, और बंगाल और बिहार, इसमें शासन था पाल का। और जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। तो हम जो आज पढ़ेंगे, आज का जो मेरा पार्ट 1 है इस समय काल का, उसमें हम इस संदर्भ के अंदर पढ़ेंगे कि इस समय सीमा के अंदर गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद फिर हम पढ़ेंगे, इनका जब पतन हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे अगला समय कौन सा है, 1000 से लेकर और 1200 ईस्वी तक का जो समय है, ये वो समय है जब 1200 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, मोहम्मद गोरी के हमले के बाद मुस्लिम शासन की आधारशिला रख दी गई। तो इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज करा देता हूं, मैप के ऊपर और दिखा देता हूं कि कहां कहां पर इनका या किस संदर्भ के अंदर हमें इसको पढ़ना होगा। देखिए, जब मैं क्योंकि अगर हम मैप के ऊपर देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब यहां पर जो मैंने दिखाया हुआ है, ये पॉइंट हो गया आपका, देखिए यहां पर हमारे हैं कि ये नदी है गंगा जी, और गंगा जी के मुहाने पर ये क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, ये नगर जो है इसे कहेंगे कन्नौज। तो इस पर अधिकार को लेकर ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ये मालवा, मालवा का क्षेत्र कौन सा है, जहां से एक नदी निकलती है चंबल नदी, तो उसका ये क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का अधिकांश और कुछ हिस्सा राजस्थान का, इसी को कहते हैं मालवा। तो यहाँ पर किनका प्रभाव है, यहाँ पर प्रभाव जो है वो है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये जो क्षेत्र है बंगाल का और बिहार का, यहां पर एक और शक्तिशाली वंश है, इसका ये है पाल वंश। और दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र का, वहां पर है राष्ट्रकूट। तो ये जो तीनों के बीच में संघर्ष है, इसके इनके बीच में, और क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कन्नौज पर किसका अधिकार स्थापित हो, उसको लेकर ये त्रिपक्षीय संघर्ष रहा। अब हम साथ साथ ये भी पॉइंट कर लें कि इसके बाद जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में क्या रहेगा, उस तक जाने के लिए मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो संभवतः मैं उसके अंदर फिर समझाना होगा, इसीलिए मैं उसी भाग के अंदर आपको वह भी समझा दूंगा। यहाँ आज हम इसी संदर्भ के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होंगी जो हमें एग्जाम के हिसाब से याद करनी होगी, और क्या क्या चीजें हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसी को देखते हैं। तो यहाँ मैंने यशोवर्मन का पॉइंट आपको बता दिया, इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने मैप दिया हुआ आपको समझाने के लिए बुक के अंदर, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। उसको मैंने अभी आपको दूसरे जो कलर्ड मैप के ऊपर दिखा रहा था, इसी चीज को मैंने समझाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यशोवर्मन गुर्जर प्रतिहार जो है, इन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको भौगोलिक नक्शे पर भी दिखाया कि जो राष्ट्रकूट थे वो थे दक्षिण भारत के और सबसे शक्तिशाली थे इन तीनों में, परंतु उन्होंने अपना ध्यान जब दक्षिण भारत में केंद्रित किया तो उसी को लाभ उठाकर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर अधिकार शुरू कर दिया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश था जिसने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, और इसके अंतर्गत क्या है, वैसे इसका शासक जो हरिश्चंद्र आता है, परंतु यदि हम ऐतिहासिक तरीके से कहें कि इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, तो उस दृष्टि से हम कहें कन्नौज के ऊपर जो अधिकार स्थापित किया तो वह कौन है, नागभट्ट प्रथम। तो मालवा के जो थे उसमें तो हरिश्चंद्र का नाम आएगा, लेकिन जो कन्नौज के ऊपर इन्होंने अधिकार स्थापित किया तो उसमें नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो शासक थे उनका क्या क्रम है। तो सबसे पहले जो शासक है नागभट्ट प्रथम, इसके बारे में मैंने बता ही दिया।
ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ये सवाल आएगा, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? जैसे सल्तनत काल में आप पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। वही संदर्भ जो है इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका संघर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश के साथ था, तो नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने पराजित किया। अब दंतीदुर्ग के बारे में हम दोबारा जब पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के, तो ये आएगा कि राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी, तो उसमें नाम आता है दंतीदुर्ग का। इसके बाद अगला जो शक्तिशाली सम्राट था वो था वत्सराज। वत्सराज एक योग्य और शक्तिशाली शासक था, जिसने गुर्जर प्रतिहार राज्य की सीमाओं का विस्तार बंगाल और बिहार की ओर भी करना शुरू करा, जिसकी वजह से बंगाल बिहार के पाल नरेशों के साथ वत्सराज का युद्ध हुआ। और तो बंगाल का जो उस समय शासक था, जो पाल वंश था, ये मैंने आपको बताया था ना, पाल वंश बंगाल और बिहार का, वहां का शासक था धर्मपाल। ये वही धर्मपाल है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। परंतु वत्सराज उससे अधिक शक्तिशाली शासक सेनापति निकला, इसी वजह से उसने धर्मपाल को पराजित किया। परंतु राष्ट्रकूट जो शासक था ध्रुव, उसने वत्सराज को हरा दिया, जिसकी वजह से, और जब धर्मपाल चूंकि हार चुका था, परंतु वत्सराज को किसने हरा दिया, राष्ट्रकूट नरेश ने। इसी का लाभ उठाकर धर्मपाल ने अपने प्रतिनिधि, जिसका नाम था चक्रयुद्ध, ये योद्धा वंश कहलाता है, जिसके कुछ शासकों ने कन्नौज के ऊपर कठपुतली के रूप में शासन करा। इस घटनाक्रम का हमारा कोई महत्व नहीं है एग्जाम के हिसाब से कि किसने किसको हराया, ऐसे सवाल जो है वो संदर्भ नहीं है। बस आपको, क्योंकि चीजें जब हम सिलसिलेवार पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से हमारी समझ में आती है, वरना ये लगा रहता है भाई ये चीज कहीं छूट ना जाए, इसमें पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं इस चीजों को जो बुक में है, ताकि जिसके पास बुक होगी उसको तो पूरी तरह समझ में आएगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो या तो खरीद ले या फिर नोट्स बनाता हुआ चले। इसके बाद आ गया नागभट्ट द्वितीय का नाम आता है। इसने चक्रयुद्ध को पराजित किया। चक्रयुद्ध क्या कौन हो गया था, कन्नौज का शासक, और बंगाल के शासक उसने धर्मपाल को फिर से पराजित किया। और राष्ट्रकूट नरेश गोविंदा तृतीय जो है उसका भी इसने सफलतापूर्वक सामना किया। इसके समय पर अगर अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर हमला किया, ये सोमनाथ का वही मंदिर है जिसको 1025 के अंदर महमूद गजनी ने भारी नुकसान पहुंचाया था। तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर, या फिर हम ये देखें कि जो अरब आक्रमणकारी थे, इन्होंने लगातार उत्तर पश्चिम की दिशा से भारत पर हमला करे, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने प्रारंभिक आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना भी करा। इसके बाद याद रखें 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। भारी नुकसान इसी ने पहुंचाया, अन्यथा इससे पूर्व भी उसके ऊपर कई प्रकार के हमले जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किए थे। अब आता है राजा मीर भोज का नाम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम है राजा मीर भोज। ये लिखा है सबसे शक्तिशाली सम्राट था, और इसके समय पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन जो है संपूर्ण उत्तर भारत में स्थापित हो गया। यह विष्णु का महान उपासक था। और एक ये पॉइंट आ सकता, आदि वराह। वराह जो है, जब हम पढ़ते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार में, उसमें एक अवतार जो है वराह है, तो आदि वराह की उपाधि इसने धारण करी। इसके अलावा मिहिर तो हम जानते ही हैं, और प्रभास, ये भी आदि नामों से भी इसको जाना जाता था। इसके शासन काल में एक अरब यात्री आया जिसका नाम है क्या, सुलेमान। और सुलेमान ने मीर भोज की प्रशंसा करी है, इसलिए कि उसने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा विदेशी आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक करी, यानी कि इसके सैन्य साहस का सुलेमान ने प्रशंसा करी है। इसके अलावा फिर आता है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के शासन काल के में या दरबार में एक विद्वान था राजशेखर। बस यही पॉइंट करना आपको, और कोई सवाल नहीं आएगा। राजशेखर ने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जैसे बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास और काव्य मीमांसा। ये सारी चीजें जो हैं इसने लिखी है। इनको याद करना है अगर हम याद करना चाहें, बाकी शासक का हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है।
अगला जो शासक है उसका नाम है महिपाल। महिपाल के समय पर अरब यात्री ने सिंधु घाटी की यात्रा करी जिसका नाम है अल-मसूदी। जब मैं आपको मध्यकाल शुरू कराऊंगा 1206 से, उस समय पर मैं इस यात्री का जिक्र करूंगा, क्योंकि इसने जो किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद, इसने अपनी यात्रा वृतांत से लिखी है और इसने अपने स्वयं के अनुभव से, और इसने कुछ हद तक उत्तर भारत के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत थी उसका सही चित्रण भी करा है। तो इसकी किताब जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यही आ सकता है कि ये किसके शासनकाल में आया। आखिरी प्रमुख जो शासक है उसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल का दुर्भाग्य क्या रहा कि राज्यपाल के समय पर महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया, और महमूद गजनी के जो आक्रमण थे वो प्रारंभिक आक्रमण तो मुल्तान पे रहे। मैं फिर दिखा देता हूं ताकि आप उसे समझ सके। दोबारा दिखाता हूं। यहां पर देखिए इसके जो हमले थे वो हमले कहां कहां पर हैं। यहां पर देखिए, तो ये नापाक है और यहां पर है अफगानिस्तान। यहां से इसने हमले करे और उसके बाद इसने हमले मेरठ, दिल्ली, और फिर ये आया यहां पर कन्नौज। तो जब महमूद गजनी ने कन्नौज पर हमला किया तो उस समय जो शासक था वह राज्यपाल था, और राज्यपाल महमूद गजनी का सामना करने के बजाय कन्नौज को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसकी वजह से महमूद गजनी ने कन्नौज को लूटा और गुर्जर प्रतिहार वंश पर एक भारी आघात लगाया, इतना भारी कि इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश इस हमले से उभर नहीं पाया। और यही कारण रहा इसके कमजोर होने पर फिर एक नए वंश की शुरुआत हुई, और वो वंश क्या कहलाता है? गैहड़वाल वंश। आप लोगों को मैं कुछ सूत्र बता देता हूं ताकि हम ऐसे याद रख सके, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो याद रखने की है। तो सबसे पहले जब गुर्जर प्रतिहार का शासन था तो उस समय भारत पर जो हमला किया वो अफगान आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गजनी। तो हमारे लिए क्या सूत्र रहेगा? गजनी में गैजय और गुर्जर में भी गैजय आता है। गुर्जर प्रतिहार इस हमले के कारण बहुत कमजोर हो गया। इसके बाद एक नया वंश आया, उस वंश को क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार के बाद एक नए वंश ने कन्नौज पर शासन को शुरू करा और वह था गैहड़वाल वंश। ठीक है, गैहड़वाल वंश के समय पर भारत पर फिर हमला किया एक और अफगान आक्रमणकारी ने जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। तो आप 4 गै का सूत्र याद रखिए। गुर्जर प्रतिहार के समय पर हमला किया महमूद गजनी। वर्ष फिलहाल मत याद करिए कि कौन से वर्ष में उसने हमला किया, इसे फिलहाल छोड़ सकते हैं। और गुर्जर प्रतिहार को पर जब हमला हुआ तो उसके बाद एक नया वंश आया जिसकी शुरुआत भी गै से है, ये कहलाएगा गैहड़वाल वंश। और जब गैहड़वाल वंश का शासन था तो फिर गै से हमला हुआ मोहम्मद गोरी का। इस तरीके से आप सूत्र याद करेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो गैहड़वाल वंश के बारे में हमारी जो वो हमें अध्ययन करना है। ठीक है जी, इसमें और कुछ नहीं करना। इसके बाद आ गया गैहड़वाल वंश। गैहड़वाल वंश का जो शासक था जिसने गैहड़वाल वंश की आधारशिला रखी, तो उसमें जो नाम आ रहा है वो नाम किसका आ रहा है? वो नाम आ रहा है चंद्रदेव का। किसी भी एग्जाम के अंदर जो संस्थापक है उनका याद करना इम्पोर्टेंट है। जरूर याद रखिए, चाहे पीसीएस की परीक्षा दें, चाहे कांस्टेबल की दें या किसी भी एग्जाम की, तो जहां तक संस्थापक हैं उनके नाम अवश्य याद करिए। इसमें जो पहला प्रमुख शासक है वो है गोविंद चंद्र गैहड़वाल। गोविंद चंद्र की कई चीजें इंपॉर्टेंट है, खास तौर से यूपी के एग्जाम के लिए। क्या क्या चीज है? ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें पाल नरेश के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें भी ये सफल रहा।
लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी पत्नी ने बनारस या काशी के अंदर एक विहार बनवाया। वो विहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखिए, शासक का नाम, रानी का नाम क्या है? कुमार देवी। और कुमार देवी ने सारनाथ का मतलब क्या हो गया? सारनाथ का मतलब हो गया कि बनारसी, एक ही बात है, जिसको काशी या वाराणसी के नाम से। तो सारनाथ में उसने धर्म चक्र परिवर्तन जिन विहार का निर्माण करा। ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसका निर्माण किसने करा। और इसी के अंतर्गत उसने सारनाथ में एक अभिलेख भी जारी कराया, यानी कि इसकी पत्नी ने एक अभिलेख लिखा है। और अभिलेख उसी से संदर्भ है। क्या? क्योंकि उत्तर पश्चिम की दिशा से भारत पर मुस्लिम हमलावर लगातार हमला कर रहे थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने भी प्रारंभ में सफलतापूर्वक सामना किया, और जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो गया तो उसके बाद गहड़वाल वंश, उसने भी इनका सफलतापूर्वक सामना करा। और इसीलिए सारनाथ के अभिलेख में लिखा हुआ है, गोविंद चंद्र ने दुष्ट तुरुष्का यानी कि तुर्क, क्योंकि जो सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत काल की नींव रखी, वह कौन थे? तुर्क जाति के मुसलमान थे। और तुर्क लोगों से वाराणसी की रक्षा करी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, धर्मचक्र परिवर्तन जिन विहार का निर्माण। फिर है, इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की प्रसिद्ध कृति का नाम आएगा कृत्य कल्पतरु। अगला जो शासक है वह हो गया, जिसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा बचपन में, कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर हुआ। वो कहानी हमने पढ़ी होगी। तो ये वही जयचंद है जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये जयचंद जो था, ये कन्नौज का शासक था, और उस समय दिल्ली के ऊपर चौहान वंश के राजपूतों का शासन था। और जयचंद ने अपनी बेटी के लिए, विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं आमंत्रित किया। पृथ्वीराज चौहान ने बलपूर्वक संयोजिता का अपहरण करके उसके साथ विवाह करा, जिसकी वजह से जयचंद और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हुई। यहाँ पर लिखा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय है जिसका मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध हुआ था, जो तराइन के दो प्रमुख युद्ध कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? जयचंद के दरबार में एक विद्वान था, प्रसिद्ध कवि, जिसका नाम था श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नैषाद चिरत या नैषाद चरित का नाम से लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद गोरी ने जब उत्तर भारत पे हमला किया तो उसने हरियाणा में तराइन के युद्ध में चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। फिर वो पूर्व की ओर बढ़ा और वहां पर जयचंद के साथ एक युद्ध हुआ, इसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। और ये क्वेश्चन जो है एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि ये युद्ध किन किन राजाओं के बीच में लड़ा गया। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूं कि जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए, दिल्ली जो पड़ेगा, यहाँ पर हमारी राजधानी है दिल्ली। तो यहाँ पर शासन था चौहान नरेशों का। तो इस दिशा से जो हमला हुआ, जो मोहम्मद गोरी ने करा, उसमें प्रारंभिक रास्ता कहाँ पड़ेगा? ये हिस्सा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली आएगा। और जो कन्नौज है, जो दिल्ली तो हम जानते हैं यमुना नदी के किनारे है ऐसे, और जो गंगा जी है, गंगा जी के किनारे पर है कन्नौज। तो पहले तो इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया गोरी ने, और उसके बाद फिर ये पूरब की ओर गया, ईस्ट की ओर, जहां पर इसका युद्ध हुआ। इसके साथ में युद्ध हुआ जयचंद के साथ, और इस युद्ध का नाम चंदावर है। अब याद रखने का सूत्र भी ध्यान रखिए, जब हम चांद की बात करते हैं तो चांद के साथ खूबसूरती है, यानी कि उदाहरण के तौर पर हमने गोरा या गोरा जो गोरी बोल देते हैं, तो चांद गोरी। और इसमें भी क्या आएगा? जय चंद। तो अगर पूछे चंदावर का युद्ध, तो हमारा याद रखने का तरीका क्या हुआ? जयचंद में चंद आ रहा है, इसमें चांद आ रहा है, और चांद के साथ एक अलंकार हम जोड़ दें, गोरा या गोरी। तो इसलिए इस तरीके से हम कोशिश करेंगे चीजों को याद रखने की।
और ये हमें पढ़ना ही होगा कि तराइन का जो दूसरा युद्ध है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया वो 1192 में हुआ था, और ये युद्ध क्या हुआ उसके पश्चात यानी कि 1194। अब तो आपने एक पॉइंट यदि याद करा होगा तो दूसरा पॉइंट आपको स्वतः ही याद रह जाएगा। इस तरीके से प्रयास कीजिए चीजों को मेमोराइज करने की, ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रह सके और एग्जाम में आप सही टाइम पर उसका उत्तर दे सके। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं इसको कंप्लीट करता हूं, और जो पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट हो सके, मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो के प्रति जो है विद्यार्थियों की रुचि कम रहती है। तो इसलिए आज मैं यहाँ समापन करता हूँ, और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।